नहीं देख ले तो आज उसको देख लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का फर्दर। सिंपल गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आप ही लोग मुझे थोड़ा सा बताते भी रहेंगे, ठीक है, हम ट्राई करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे कि आपको समझ में आता रहे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे हम सिंपल को कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर आप सब बताइएगा, ठीक है। द सन हैविंग चेंज करना नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अभी दोबारा से बता देंगे। एक बार पहले ये आज हम उसी को कर रहे हैं कंटिन्यू, देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे करना है। द सन हैविंग पहले लिख लो, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर। ठीक है, द सन हैविंग, ये थोड़ा हैंग होता है एक बार स्टार्ट करने पर। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, पियर्ड हो चुका। ठीक है, अब आप में से मुझे बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, विच सेंटेंस इज दिस? यस, कम ऑन। सब लोग बताइएगा मुझे, हाँ सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग। पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा नहीं, हम सिंपल प्रेजेंट, हाँ वैसे ठीक बोल रहे हो, फिर भी ट्राई करो। हाँ सब लोग बताएं, फिर उसको हम फिर बताएंगे आपको कैसे उसको फिर आप चेंज करेंगे। यस ओके, कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता है ना। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, क्यों? द सन हैविंग राइजन, यहां तक की जो कहानी है ये एक्सटर्नल आइडिया है ना, और वैसे भी अभी मैं आपको पहचानने के लिए बताऊंगी एक्सटर्नल आइडिया। ठीक है, और जब कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की राइज रोज राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। मतलब ये पहचान है, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, उसको पहचान है वो कि अगर ये सब चीजें हैं, अगर इसमें कहीं पर भी आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं हैविंग का मतलब क्या होता है? हैविंग एक तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल को डेजिग्नेट करता है। किसको डेजिग्नेट करता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हो चुकी है, पूर्ण, कंप्लीट। जब हम परफेक्ट का यूज करते हैं तो हम कंप्लीट के लिए करते हैं। तो हैविंग मतलब पूर्ण रूप से हो चुका है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। तो ये पहचान है सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, दूसरा हम बहुत आसान तरीके से इसको बता सकते हैं कि सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें द फॉग ये एक सब्जेक्ट है, और डिसअपियर्ड इसमें वर्ब है, और वर्ब कैसी है? फाइनाइट है। मतलब कि जो फॉग है वो क्या हो चुका है? डिसअपियर्ड हो गया है, खत्म हो गया है। अब अगर इसको अच्छे ढंग से समझिए, इसकी हिंदी समझे पहले, तो कहने का मतलब है सूर्य उठ गया है और कोहरा खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसलिए इसमें हम इस चीज का यूज करेंगे। परफेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट में तो है लेकिन परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो अभी तो हमने सेंटेंस पहचाना, अभी तो मैं चेंज करने की बात ही नहीं कर रही हूँ, चेंज तो अब करेंगे। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से बताएं, सब लोग बताएं, यहाँ तक समझ में आया कि ये सेंटेंस कौन सा है? हाँ सबको, कोई फिर जैसे भी वो बता रहे थे, क्या नाम है आपका, पूरम, आप भी कह रहे थे कि कईयों को जो डाउट है तो वो डाउट यहीं पर क्लियर कर लो। ठीक है, क्लियर है ना? अब क्या कहा गया है कि इस सेंटेंस को
द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, आपको इसको कंपाउंड में बदलना है। किसमें बदलना है? सेंटेंस आपने देख लिया, मैं ये सब चीजें हटा दूंगी, ठीक है? ये भी आपने लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ये लिख लिया तो मैं ये वाला पोर्शन हटाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अब हमको ये सिंपल जो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना है। We have to convert it into compound sentence. अब इसकी कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये देखना है आपको। बोर्ड तो क्लियर है ना? ठीक है। अब इसको देखिए आप, अब हमने क्या कहा कि भाई सूरज उठ गया है और जो फॉग है, जो धुंध है, वो खत्म हो गई। तो इसको हम कंपाउंड में बना सकते हैं द सन, क्योंकि यहीं से शुरू करेंगे। द सन रोज, the sun rose and the fog disappeared. Very good. We can make it like this: the sun rose and the fog disappeared. ठीक है? ब्लर हो रहा है? अच्छा अच्छा, रुकिए देखते हैं। अब देखिए जरा, अब बताइए ब्लर है कि ठीक है? ओके फाइन, ठीक है, दिख तो रहा है ना सबको? चलिए, तो अब बताइए द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें द सन रोज, मतलब क्योंकि हमें मतलब नहीं बदलना है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बिना मतलब बदले हुए हमें इसको क्या करना है? कंपाउंड में चेंज करना है, ठीक है? और कंपाउंड में हम जानते हैं, हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेट क्या लगते हैं? कंजंक्शंस लगते हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो देखिए द सन रोज मतलब कि सूरज उग गया, मतलब हो चुका, उग गया, और फॉग जो है वो डिसअपियर्ड हो गया। तो द सन रोज, द सन आपका क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोज आपका क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्या है आपका? प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम आईसी, आईसी भी आपको लिखवाया था, है ना? वर्ब कैसे चेंज हुई? देखो मैं बताती हूँ। जब हमने इसको कंपाउंड में बदला, ये देखो ये प्रेजेंट है, ये हम सिंपल सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? हमें एक एडिशनल आइडिया दिया गया है, और एडिशनल आइडिया क्या दिया गया है? कि भाई सूरज उग गया और फॉग डिसअपियर हो गया। तो ये इसकी जो ये क्वालिटी है, सिंपल सेंटेंस की क्वालिटी होती है कि यदि कोई भी आपके पास, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, मैं दिखाई दूंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कि अगर परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैविंग है ना, ये क्या है? हैविंग। हैविंग ये कंडीशन है, अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझ जाओ कि भाई जब एक ही सब्जेक्ट के एक दूसरे कार्य हो तो उससे पहले, मतलब उससे पहले हो रहा है, द सन हैविंग राइजन द फॉर्म से, मतलब इसके उगने से पहले वो क्या हो गया? वो सन भी निकल गया। अगर आपको इतना भी कंडीशन याद नहीं रखनी तो सिर्फ इतना रखो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो समझ लो वो क्या है? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये सिंपल सेंटेंस में ही मिलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब रही बात, हमें इसको कंपाउंड में आप कहोगे कैसे बदलेंगे? क्योंकि भाई यहाँ की जो कहानी थी वो क्या थी? कि सूर्य उठा है, उठ गया है, मतलब उग गया है, और फॉग डिसअपियर हो गया है, फॉग खत्म हो गया है। तो ये कंडीशन, जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम कंपाउंड सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं? कि हमारे पास दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, ठीक है? अब दो कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, एक या एक से ज्यादा को, हमने कहा ना एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम
कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह देते हैं। हमने जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा था तो आपको याद होगा, लिखवा रखा है मैंने, लास्ट क्लास में आपने शायद देखा नहीं ढंग से, उसको देखिएगा जरूर। समझ में आया पूनम वर्ब हमने क्यों चेंज करी? यहां तक समझ में आया कि नहीं? आईसी का मतलब जानते हैं ना, क्या बताया था आईसी का मतलब? सेकेंड फॉर्म आ गई ना, राइज। वर्ब की फॉर्म देखो आप, एक मिनट रुकिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। राइज, रोज, राइजन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमने भी पास्ट में तो लगाना है कि भाई सूरज उग गया। अब हमने यहाँ हैविंग राइजन लगाया, फ्यूचर में भी कैसे बना देखो, फ्यूचर तो ये खुद ही डेजिग्नेट कर रहा है ना, द फॉग डिसअपियर्ड। जैसे ही ये उठ गया, सन उठ गया, मतलब उग गया, मतलब काम तो हो चुका ना, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, पास्ट हो गया ना, तो होने के बाद ही तो सन डिसअपियर्ड हुआ है। वैसे भी तो सोचो, जब भाई सन उगा और तभी तो जाके कि जो फॉग है वो डिसअपियर्ड हुआ। ठीक है, हम आप पहले सेंटेंस को समझो। अभी जब हम सेंटेंस जो कर रहे हैं, पहले इसको फोकस करो क्योंकि ये जरूरी है पहले, फिर वो चीज बताऊंगी। हम कंपाउंड बनाते समय वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। वर्ब नहीं, क्यों नहीं आएगी? देखो अभी यही तो बता रहे हैं आपको। देखिए, द सन रोज मतलब सन जग गया, उग गया, एंड द फॉग डिसअपियर्ड, और जो फॉग है वो क्या हो गया? हट गया। आई बात समझ में कि नहीं पूनम? मतलब द सन, जब सन उग चुका, ये भी तो हो चुका है ना। हैविंग राइजन किसको बता रहा है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज हो चुकी है ना, कंप्लीट हो गई ना। अब यहाँ क्योंकि आईएनजी राइजन है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगा नहीं सकते, वर्ब की हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पर क्या, हमने अगर यहाँ पर वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगाई है तो मतलब तो वही हो रहा है, चेंज थोड़ी ना हो रहा है। मतलब कि भाई सन उग चुका है और फॉग डिसअपियर्ड हो गया है। फॉग भी डिसअपियर्ड हो गया, जैसे ही मतलब सन भी उग गया और फॉग भी क्या हो गया? डिसअपियर्ड। यही चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं कि सन क्या हो गया, जैसे मतलब सन उठ गया मतलब सन उग गया, मतलब कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया। और क्या हो गया उसका? फॉग भी डिसअपियर्ड हो गया। फॉग भी क्या है? जो धुंध है वो भी क्या हो गई? डिसअपियर्ड हो गई। अभी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? अभी देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड हमने क्या बोला है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी प्रैक्टिस करिए, बताते रहो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये आपका क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लो, या फिर हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहां तक बताओ आप पहले। यस, बताइए बताइए, यहां तक पहले बताइए किस किस को समझ में नहीं आया, और क्या कॉन्सेप्ट है आपको, क्या चीज कहां पर समझ में नहीं आ रही। खुले, बिल्कुल खुलकर पूछिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ तो बताइए, किसी को समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। यस, ऑल ऑफ यू। मेरे को रेस्पॉन्स सबका चाहिए, जितने भी बच्चे बैठे हैं, है ना? सबका रेस्पॉन्स मस्ट है। हम्म, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे कर दूंगी। अभी इसी पे, इसी ये जो सेंटेंस है ना, जैसे कि फर्स्ट वाला है, इसी को मैं कहूंगी कि हम इसको कैसे समझेंगे। इसको जब हम सिंपल से वर्ब सेकेंड हो जाएगी, बिल्कुल सेकेंड ही तो हुई है, वर्ब सेकेंड फॉर्म ही तो है ये। अभी मैं वही बता रही हूँ आपको, अभी कर लो इसको, फिर मैं इसके बाद इसमें ही आपको एक चीज, इसी क्वेश्चन का मतलब आपको समझाऊंगी। दिखने में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब हम इसको समझाते हैं तो ये क्या मतलब निकलता है। ठीक है, पहले इसको चेंज करेंगे। तो हमने इसको क्या किया? सिंपल था, हमने इसको कंपाउंड बना लिया। अब हमें इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मिटा दें, मैं नीचे फिर कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमें इसको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स।
मेरे हिसाब से नहीं भी आया समझ में तो कोई बात नहीं, भाई बताने की तो कोई वो नहीं है, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछिए, वो जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब हम चलेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। The fog disappeared when the sun rise. अब यहाँ सनराइज गलत है, बाकी चीज सब सही थी। When the sun rise, अच्छा एक चीज का ध्यान देना है, वो मैं समझ गई, आपने जो when का प्रयोग किया है, हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी अच्छा बन रहा है, द फॉग डिसअपियर्ड व्हेन द सन रोज। व्हेन द सन रोज मतलब आप भी तो जानते हो कि भाई जब सूरज उग गया, ऐसा तो है नहीं सूरज उगा नहीं और जो कोहरा था वो निकल गया। कोहरा तो सूरज की किरणों, जब सूरज की किरणें आ गई होंगी उसके बाद ही तो निकला होगा। ये भी ठीक है, व्हेन द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फॉग डिसअपियर्ड व्हेन द सन रोज। बोथ थे, हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द फॉग disappeared when the sun rose। ठीक है, when the sun rose, अगर हम इसको कंपाउंड में देख रहे थे ना, जब हमने कहा था द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, मैंने बनाया था ना सेकंड सेंटेंस कंपाउंड। तो उस कंपाउंड को जब हम कॉम्प्लेक्स में करते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, द फॉग डिसअपियर्ड व्हेन द सन रोज, या व्हेन द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, ऐसा भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके बाद वाला क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। और ये ऊपर का आगे वाला क्या हो गया आपका, ये आप जानते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते रहे सब लोग, है ना, सबका आना जरूरी है। और ग्रामर की क्लास में बार बार बोलती हूँ, जितना हो सके सब लोग ग्रामर की क्लास देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि ग्रामर लाइव क्लास बेटर होती है समझने के लिए। ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हट रही हूँ एक पॉइंट से, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, अब आप मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मैंने बोला ही सॉ स्नेक, ही सॉ स्नेक, ठीक है, और उसी के बारे में लिखती हूँ, ही रेज्ड ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, ठीक है, ही सॉ अ स्नेक, ही रेज्ड ह्यू एंड क्राई, मतलब उसने बहुत शोरगुल मचा दिया जैसे उसने सांप को देखा। तो चलिए इसको बनाइए आप, सिंपल सेंटेंस है। यस, बनाइए, तो कोई बताएगा मुझे, अगर मैं बोलूंगा इसको सिंपल में बनाओ तो सिंपल में कैसे बनाएंगे आप, कोई बताएगा, बना के देखो आप, ये सिंपल सेंटेंस में बनाना है इसको, है ये सिंपल सेंटेंस में ही, सिंपल में। He raised hue and cry when तो लगेगा ही नहीं, देखो है ना, सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब समझे आप, ही सॉ स्नेक, ही मेड ही क्राई, भाई उसने सांप को देखते ही तो चिल्लाना, शोरगुल करना, रोना पीटना शुरू कर दिया, किसको देखकर, सांप को देखकर। तो सीइंग ऑन अ स्नेक, अब यही चीज तो मैं बोल रही हूँ, एडिशनल आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, सीइंग अ स्नेक
मतलब ये एक्शन पहले ही हो गया, मतलब है ना। सीइंग अ स्नेक मतलब स्नेक को देखते ही क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, ही या शी, ही रेज्ड ह्यू एंड क्राई। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई दो एक्शन है, एक तो है कि ही सॉ स्नेक, उसने स्नेक देखा, हाँ वो कंपाउंड बन गया, बिल्कुल वो कंपाउंड बन जाएगा, एंड लगा देंगे। तो क्या, ही रेज्ड ह्यू एंड क्राई, तो ही सॉ स्नेक मतलब ये जो स्नेक है, ये दो एक्शन हो रहे हैं ना, तो दो एक्शन में जो सब्जेक्ट है उसको हम हटा देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे सीइंग हमने ही हटा दिया, तो यहाँ जब हमें ऐसा लगता है दो एक्शन है बड़ी तीव्रता से हो रही, बड़ी जल्दी से हो रही है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दिया, तो हमने सीधा यहाँ लिख दिया सीइंग अ स्नेक, स्नेक को देखते ही रेज्ड ह्यू एंड क्राई। तो ये सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस। क्लियर है। ऐसा ही मैं जो भी आपको मैंने एक सेंटेंस दिया था वो भी बताते हैं। अभी मैं इसको चेंज करने के लिए नहीं कह रही कि इसको कंपाउंड में करो, इसको कॉम्प्लेक्स में करो, अभी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसके रूल्स ज्यादा है। कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन लगना है, बाकी चीजें तो वैसे ही चलेंगी। लेकिन प्रिंस जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें कौन कौन सी ग्रामर वाले पोर्शन ज्यादा आते हैं, उसको ज्यादा देखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अभी मैं ये लिख लिया तो बताएं, फिर मैं दूसरा एक सेंटेंस देती हूँ आपको, फिर आप और बेटर समझ पाएंगे, हम पहचान पाएंगे कि भाई ये सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है, हमें पहचान करनी है ना। हम्म एंड, एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, व्हेन जब आ जाएगा तब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक सेंटेंस देती हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सेंटेंस लिखते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है ना। लिखिए, द वुड कटर लॉस्ट हिज एक्स। द वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाले ने, लॉस्ट हिज एक्स अपना जो उसका एक्स तो आप जानते ही है ना, हथौड़ी है ना, है, उसको क्या कर दिया, उसने खो दिया। ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू क्राई और वो रोने लगा। द वुड कटर लॉस्ट हिज एक्स मतलब पूर्ण हो गया सेंटेंस कि वुड कटर ने अपना जो हथौड़ी थी उसको खो दिया। ही बिगेन टू क्राई और फिर वो रोने लगा, मतलब जैसे ही उसके पास वो खो गई उसकी जो उसका काम था, फिर उसके बाद वो रोने लगा उसको खोते ही। तो क्या बन जाएगा, अभी वो जो हैविंग वाला बताया ना मैंने आपको, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप वो लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, हैविंग, हैविंग, ठीक है, हैविंग, इसको लिखिए, हैविंग लॉस्ट हिज एक्स, हैविंग लॉस्ट हिज एक्स। ये मैं बता रही हूँ चेंज कैसे करते हैं हम, हैविंग हुविंग कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसे रहते हैं सेंटेंस। फिर जब आपको दिया जाता है सिंपल में ये है, आपको पहचानना है तो ये सिंपल है, इसका मतलब यही है, हैविंग लॉस्ट। अब लॉस्ट 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 ही होगा ना, लॉस्ट, तो लॉस्ट जो वर्ब है ये तो सेम एज इट इज ही रहेगी, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, चाहे इसको फर्स्ट ले लो सेकेंड ले लो, थर्ड एक ही आएगी। हैविंग हमने लगा दिया, तो हैविंग लॉस्ट हिज एक्स, ही, अब आपको पता ही है क्या हो जाएगा, द वुड कटर बिगैन टू क्राई। तो इसी के आगे लिख लीजिए, द वुड कटर बिगैन टू क्राई। आई बस है, हैविंग लॉस्ट हिज एक्स द वुड कटर बिगैन टू क्राई, बिल्कुल अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि हम हैविंग लगा रहे हैं, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या अभी मैं बोलूं वर्ब, अभी वो दूसरा मतलब रूल लिखवा रही हूं मैं, ये रूल को समझना है,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खाली आपने क्या जोड़ने हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने हैं, दैट्स इट। और अक्सर एग्जाम में सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर कंपाउंड बनते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ तक समझ में आया कि अब आप पहचान गए होंगे कि यार ये तो सिंपल सेंटेंस है, हर हाल में आपको पहचानना है, सेंटेंस की पहचान बहुत जरूरी है। क्लियर है? सब बताइए, यहाँ तक सबको समझ? हाँ, हैविंग लॉस्ट हिज आइज ही बिगन टू क्राई। बिल्कुल, ही को हटाएंगे अब हम ही को यहाँ पर क्या बनाएंगे? ये ही कौन है? द वुड कटर। ये चीज चेंज करेंगे, ठीक है? इस ही, हमें क्या मालूम ये ही कौन है, तो वो ही को इससे कनेक्ट करने के लिए हम वुड कटर लिखेंगे, द वुड कटर बिगन टू क्राई। ठीक, अब मैं आप यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बताइए, जल्दी से बताएं। अच्छा, एक यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब मैं एक रूल और बताती हूँ आपको। जब कभी भी आपको सिंपल सेंटेंस में इज, एम, है ना, या हम कह सकते हैं आर, या फिर वॉज, ये सब चीजें देखने को मिल रही हूँ, वॉज के बाद हम बहुवचन भी लगा सकते हैं, वर भी आ सकता है, ऐसे अगर कोई सेंटेंस है तो इसको हम कैसे रिप्लेस करें? तो इसको रिप्लेस करने का तरीका है बीइंग लगाने का। क्या लगाएंगे हम इसमें? हम क्या लगा देंगे सिंपल सेंटेंस में? तो लिख लीजिए, इन दैट केस तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग इज यूज्ड। अब ये यूज्ड कैसे होता है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं सेंटेंस बता रही हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये बीइंग का प्रयोग हम करते हैं। अब कैसे करते हैं, अभी मैं आपको सेंटेंस को बताते हैं, हम कंबाइन जब सेंटेंस को करेंगे फिर बताते हैं। ये लिख लिया तो बताइए जल्दी से। कम ऑन, कर लिया सबने? ठीक है, तो चलिए सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है? सेंटेंस में चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक? तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, शी इज पुअर, शी इज पुअर, ठीक है? उसी के आगे लिखिए, एक पॉइंट में आगे इस तरीके से लिखिए, शी कैन नॉट पे she is poor, she cannot pay her children. ठीक है, अब वो क्या नहीं पे कर सकती? she cannot pay her children's fee कर दो। Is that clear? तो she is poor, she cannot pay her children's fees। इसको जल्दी से बनाएं, और मैं ये भी देखती हूँ आप में से कितने लोग प्रेजेंट हैं। इसको जल्दी से आप चेंज करें, बीइंग लगाना है, जल्दी से करें। जल्दी से कनेक्ट करें। हाँ, बना तो रहे, कई लोग बना रहे हैं, देख रही हूँ। बीइंग पुअर, हाँ बनाइए बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं। हाँ, सब बना रहे हैं, ठीक है। मैं तब तक ये देख लूं कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। आप लोग रहेंगे तो फिर आप ही का फायदा होगा, क्लास में लाइव रहेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा ना हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टू योर एग्जामिनेशन। नहीं तो दिख रहा है, वो पता चल गया मुझे, इसमें स्क्रॉल हो गया। बीइंग पुअर शी कांट पे हर चिल्ड्रंस फीस। तो देखिए इसमें बिल्कुल ठीक बनाया आप लोगों ने, बीइंग पुअर, इसको आप लोगों ने बिल्कुल सही कन्वर्ट किया, क्योंकि इज है, इज है। हमने कहा जब इज, एम, आर, वर, वॉज आएगा तो हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक लिखा है, बीइंग पुअर
गरीब होने की वजह से, ठीक है। तो बीइंग पुअर शी कैन नॉट पे हर चिल्ड्रंस फीस। बिल्कुल करेक्ट। देखो हम ये सिंपल सेंटेंस को ही कर रहे हैं, पर पहचान होनी बहुत जरूरी है कि ये सिंपल सेंटेंस, आपको ये चीज का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस दे दिए और बोल दिया इसको सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? हाँ, सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, सब्जेक्ट से कोई इश्यू नहीं है, आप सब्जेक्ट को मत घबराइए, है ना। तो मेन चीज है, अगर आपने देख लिया इज आया है तो इसको हमें सिंपल में बीइंग पुअर बना, बीइंग लगा देना है बस, बाकी की चीज जो है वो तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताते रहे, फिर हम आगे की चीज को भी बताते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है? यस, सबको आ गया ना? ठीक है, मैं और भी रूल बता रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए। अब एक केस और भी ऐसा बनता है, इनफाइनाइट। अभी पहले मैं उसको बताती हूँ, पहले एक रूल और लिखते हैं। चलिए, ये अब मैं चेंज कर रही हूँ, अब मैंने एक दूसरा नियम, हम चेंज कर रहे हैं रूल्स को ही, देखेंगे कौन कौन से इस पे रूल्स चलते हैं। तो वो एडजेक्टिव प्लस नाउन के जैसा हम कहते हैं ना रूल, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला। एडजेक्टिव, अगर हम सिंपल सेंटेंस को देखें तो वो एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा आई एट फूड, हम ये सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि उसी को पहचानना जरूरी है, उसी में रूल्स ज्यादा है, ठीक है। आई एट फूड, ठीक है, द फूड वॉज हॉट। आई एट फूड, द फूड वॉज हॉट। तो इसमें क्या करना है, जैसे दो सेंटेंस दिए हैं किसी नाउन, अब हमें नाउन की विशेषता, मतलब एडजेक्टिव वही होगी, नाउन की विशेषता बताना। आई एट फूड, द फूड वॉज हॉट। तो इसको जब हमें सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो एडजेक्टिव नाउन, मतलब नाउन के एडजेक्टिव को बताना है। तो आई एट हॉट फूड, बिल्कुल सही। क्या बन जाएगा? आई एट हॉट फूड। तो मैंने कैसा खाना खाया? हॉट खाना, ये नाउन हो गया, ये विशेषता है इसकी। कैसा खाना खाया भाई? हॉट खाना खाया। आई, और ये आपका क्या है? ये वर्ब है, ये आप एक्शन हो गया ना ये, और ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो आई एट हॉट फूड, बिल्कुल सही। तो ये आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले केस में भी हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस अगर हमें देखना है तो वहां पर नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म को भी यूज में हम करते हैं। समझ में आए कि नहीं? एक और लिख लो, आई लॉस्ट माई फ्रॉक, आई लॉस्ट माई फ्रॉक, आई लॉस्ट माई फ्रॉक या आई लॉस्ट माई पेन, आप कुछ भी लिख लीजिए। इट वॉज ब्लू इन कलर। वो किस कलर में था? ब्लू कलर में। तो इसका कैसे बन जाएगा? इसका कैसे बना देंगे आप? इसको सिंपल सेंटेंस में ही बनाना है, कैसे बनाएंगे? आई लॉस्ट माई ब्लू फ्रॉक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लू कलर लिखा है ना, कलर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्लू अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। आई लॉस्ट माई ब्लू फ्रॉक, तो क्या बन जाएगा? आई, मतलब आई लॉस्ट माई, बस इस नाउन के आगे क्या लगा देना है आपने? एडजेक्टिव लगा देना है। तो आई लॉस्ट माई ब्लू
फ्रॉक या ब्लू पेन, कुछ भी जो चीज दिखनी है, जो आया हो, समझ में आया कि नहीं? तो ये अगर आपको एडजेक्टिव नाउन के रूप में, मतलब नाउन का एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर कंबाइन करना है दोनों को, तो वो भी हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया तो बताएं प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आने भी बहुत जरूरी है। यस यस, कम ऑन टेल मी। हाँ सही है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा देख लेंगे हम। यहाँ तक लिख लिया, समझ में भी आ गया सबको? देखो, एक जगह पर हम हमेशा पढ़ते हैं टू का प्रयोग, है ना? तो TOO, टू को हम टू से रिप्लेस कर देते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, जब हम टू को करते हैं तो टू का प्रयोग भी करते हैं, वहां पर ये भी आ जाता है, कैन नॉट का प्रयोग भी आ जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस में बताता है। अब आप ऐसे तो नहीं समझेंगे, तो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं क्वेश्चंस को आपको बताती हूँ। तो लिखिए आप, इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, जस्ट अ मिनट। इसका एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी रुकिए थोड़ा सा, मैं देखती हूँ, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, पहले उसको कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए पहले आप, इसमें ये चीज आप याद रखना, जब बहुत टू लग जाएगा तो हम उसको टू में करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिखर, काफी देर में कनेक्ट हुए आप, है ना? तो इसमें आपने नेगेटिव लगा देना है, कैन नॉट हम लगा देते हैं, इस चीज को आपने लिखना है। अच्छा, एक चीज और, मैं अब सेंटेंसेस देती हूँ, उस सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ रूल्स थे, इसमें आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं कराती रहती हूँ, तो आप चेंज करेंगे तो अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, तो आप उसके हिसाब से करते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सेंटेंस दे रही हूँ, बहुत जल्दी करेंगे आप लोग, ठीक है? तो जल्दी से करिए, एक सेंटेंस लिखिए। कम ऑन। गीता रीड अ बुक, बबीता रोट अ लेटर। ये तो बहुत आसान है। गीता रीड अ बुक, बबीता रोट अ लेटर। ये आसान है, इसको जल्दी से बताइए। पहले तो यही बता दो, ये सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, ये सेंटेंस कौन सा है? हम इसको एंड से जोड़ेंगे, ठीक है? आप इसको एंड से जोड़िए, और ये सिंपल सेंटेंस है, देखिए आपको पता चल रहा होगा। इसको आपको कंपाउंड में बनाना है, इसको कंपाउंड में बनाइए। सिंपल पास्ट नहीं, सेंटेंस सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं ना। आपने शायद क्लास नहीं दी होगी, तो क्लास जरूर देख लेना प्रीवियस क्लास से, फिर आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं हम, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो देखिए, गीता रीड अ बुक एंड बबीता रोट अ लेटर, मैंने तो बता ही दिया। कुछ भी नहीं करना है, बस आपने एंड जोड़ देना, बिल्कुल ठीक। गीता रोट अ बुक, एंड जोड़ दो यहाँ पर, एंड कविता रोट अ लेटर, ठीक है? ये इसका आंसर हो गया। एक हम नेक्स्ट करेंगे, लिखिए एक, शी इज इलेक्ट्रेट, शी इज इलेक्ट्रेट, मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ ठीक है, वो आ गया ना, यहीं से मैंने इसको एंड जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो वो सेंटेंस आपका एंड जोड़ने के बाद क्या बन गया? कंपाउंड, ठीक है? तो अब आता है, शी इज इलिटरेट, हर सिस्टर्स आर लिटरेट। अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है, इसको कैसे कंबाइन करोगे। एंड मत लगाना यहाँ, इसको एज वेल एज से कर लो आप, इसको एज वेल एज से जोड़ो।
एज वेल एज से बनाओ इसको। मैम कंपाउंड की कंपाउंड को तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए यही है कि कंपाउंड वहां पर आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स की पहचान करने के लिए यही है कि वहां पर आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया जाएगा, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही शुरुआत होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। यही पहचान है। सिंपल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिंपल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वही रूल्स की वजह से। ठीक है, अब क्या है, ये एंड जोड़ दिया तो हमको पता है कंपाउंड है ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एज वेल एज किस पे आता है, मुझे कोई बताएगा? एज वेल एज किस पे आता है? इसको थोड़ा सा सोचिए, इसको करिए। शी इज इलिटरेट एज वेल एज। अच्छा, और कोई? देखो इसमें ये बहुत आसान है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? शी एज वेल एज हर सिस्टर्स। शी आर लिटरेट। ठीक है, बीइंग, बीइंग का तो हमने प्रयोग ही नहीं किया, मैंने आपको कहा है एज वेल एज से, एज वेल एज जोड़ो। आपको मैंने ये दे दिया ना, एज वेल एज से कैसे जोड़ोगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड बाय यूजिंग एज वेल एज, बाय यूजिंग एंड। वो चीजें दे देंगे ना आपको। अगर हम बीइंग यूज करेंगे तो वो तो सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। वो बीइंग जब हम यूज करेंगे तो बीइंग को ही हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, उसको हमने कंपाउंड में चेंज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बीइंग जो है इज, वो पहचान है सिंपल सेंटेंस की। क्लियर है प्रश्न? तो देखो, ही एज वेल एज हर सिस्टर्स आर लिटरेट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भैया बताइए? क्योंकि वो दोनों ही पढ़े लिखे हैं ना, वो भी पढ़ी लिखी है। इलिटरेट लिखवाया मैंने, लिटरेट कर दो, लिटरेट है ना, या लिटरेट कर दो। और उसकी बहन ने भी लिटरेट है, तो दोनों का दोनों, दोनों की दोनों पढ़ी लिखी है ना, और एज वेल एज से जोड़ रहे हैं। लिटरेट ही है। शी इज लिटरेट, हर सिस्टर्स आर लिटरेट। दोनों मैंने लिटरेट लिखाया होगा, एक अलग नहीं लिखाया होगा, एक ही होंगे, तभी तो हम एज वेल एज से जोड़ पाएंगे। इलिटरेट है, हाँ सही कह रहे हैं, इलिटरेट दे रखा है मैंने, इलिटरेट, अनपढ़ है। यहाँ भी इलिटरेट करो, जब इलिटरेट दोनों जगह आएगा तभी तो एज वेल एज से जोड़ पाओगे। ठीक है, तो इसको भी इलिटरेट करो। ठीक है, समझ पे आ गया? वो भी, वो एज वेल एज, ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो आएगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने इन दोनों से इसको जोड़ दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप जरा, अब आपको देती हूँ। सेंसिबल बॉयज, ठीक है, सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड। सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड, पहले तो मुझे यही बता दो ये सेंटेंस कौन सा है? पहले सेंटेंस बताइए, ये सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से बताएं, क्या है ये सेंटेंस? कोई बताएगा? हाँ, कि कैसे पहचान करी आपने? आसान है ना पहचान करना, क्योंकि हमने कहा सेंसिबल बॉयज, तो ये जो बॉयज हैं ये आपके क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्क्स हार्ड, तो वर्क हार्ड ये दो, ये क्या है आपका? वर्ब।
तो जब एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और वर्ब भी फाइनाइट है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब मैं इसको बोल रही हूं आपको, इसको किस पे बदल रही हूँ, कॉम्प्लेक्स में। कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाइए। कैसे बनाएंगे आप? समझदार लड़के कड़ी मेहनत करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना, सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड। समझदार लड़के कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसको आप बनाइए। कैसे बनाएंगे इसको कॉम्प्लेक्स में? यस, थोड़ा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं तो बता ही दूंगी। नहीं आ रहा? कॉम्प्लेक्स में बनाना है। अच्छा, एक चीज और, हमेशा आप कॉम्प्लेक्स में देखिए, कॉम्प्लेक्स में कंडीशंस भी होती है। हम बार बार ऐसा नहीं कह सकते कि कॉम्प्लेक्स में शुरुआत ही, अक्सर हमने देखा है ज्यादातर शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। उसकी शुरुआत हम सबऑर्डिनेट से नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी चाहिए हमें। तो इसमें भी वही केस आएगा, दोज बॉयज सेंसिबल, दो सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड। अगर हमने कहा दो सेंसिबल बॉयज, तो मतलब कि वो वाले सेंसिबल, लेकिन यहाँ सबको मतलब सेंसिबल सबके लिए है, जो भी कोई सेंसिबल है। हाँ, ये सही बन सकता है, यही बन सकता है। द बॉयज, द भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे द कहाँ लगाया है, बॉयज हु आर, boys who are sensible, boys who are sensible लड़के, कौन से लड़के, जो सेंसिबल है वो वर्क हार्ड करते हैं। तो बॉयज हु आर सेंसिबल आर सेंसिबल वर्क हार्ड, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है, सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड, जो समझदार बच्चे हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। तो लड़के, कौन से लड़के, जो समझदार हैं वो वर्क हार्ड करते हैं। तो मीनिंग भी नहीं बदली, और ये हमारा हु से स्टार्ट, हमने इसको हु जोड़ दिया, क्योंकि किस प्रकार के लड़के, जो जो सेंसिबल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं? बताते भी रहे प्लीज, सब बताइए, जितने लोग हैं। नहीं आया तो भी हम बताएंगे, बट मेक इट श्योर वेदर इट्स क्लियर और नॉट। ऑल ऑफ यू ट्राई, बताइए, सब लोग बताइए, सब बताइए, जितने बच्चे हैं सबका रिव्यू चाहिए। किसी को भी अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? सब लोग बताएं प्लीज, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस देती हूँ, आप उसको कन्वर्ट करिए, ठीक है? लिखिए, चेंज करेंगे, ठीक है? ये लिख लिया था ना सबने? मैम यूट्यूब पर देना है इस क्लास को। यूट्यूब पे तो क्या जरूरत है, यूट्यूब पे तो मैंने इसका एक पार्ट दे ही रखा है। यहाँ यूट्यूब पे तो सारी क्लासें नहीं दे सकते हैं, जो हाँ ग्रामर की क्लासेस तो मैं वैसे कुछ दे दूंगी। ग्रामर तो ऐसा कि आपका वैसे भी चलता है। हाँ, देखते हैं थोड़ा सा डेमो के लिए ग्रामर की क्लास। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कल आप लोगों का उसका जॉन कीट्स का वो होगा, क्लास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? 50 क्वेश्चंस मैंने टारगेट किए हैं, तो 50 क्वेश्चन कल हर हाल में हो रहा है, वो पेंडिंग हो रहा है। कल कल करके तो कल कभी नहीं आता, ठीक है? तो टुमारो इज द डे। आज ग्रामर की ये कनेक्टिविटी थी ना, तो ये अब आपका आज खत्म हो गया। 10 ये वाला सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये खत्म हो गया। तो ये जब खत्म हो गया, इसीलिए मैंने इस क्लास को आज लिया, नहीं तो फिर वो छूट जाता, तो आपकी लास्ट की जो कनेक्टिविटी है वो आप भूल जाते, ठीक है?
ठीक है, चलिए अब इसको चलिए आगे चलेंगे हम। लिखिए, रानी इज ऑनेस्ट, हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। रानी इज ऑनेस्ट, हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। अच्छा, अब एक चीज और है, जब हम सेंटेंस देते हैं सिंपल में, हाँ, लेकिन मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाऊंगी, क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे तब हम कनेक्टिविटी जोड़ते हैं ना। एक सेंटेंस है, रानी इज ऑनेस्ट, हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। तो जब हम जोड़ने की बात करते हैं, कंबाइन की बात करते हैं, तो सेंटेंस दो अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ने की बात की जाती है। तो यस, ऑफ कोर्स दिस इज योर सिंपल सेंटेंस, और इसको मैंने कहा कंपाउंड में जोड़िए, कंपाउंड में इसको कंबाइन कीजिए। तो यस, कितनों ने आंसर इसका दिया है देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ठीक है, आप लोगों ने बट भी लगाया, कईयों ने बट भी लगाया है, कईयों ने वाइल भी लगाया है। इसको थोड़ा और अच्छा हम बना सकते हैं, कैसे? मतलब यहाँ दो लोगों के बीच में एक कंपैरिजन दिखाया गया है एक ही चीज को लेके, कि रानी तो भाई बड़ी ईमानदार है, जबकि उसकी बहन, रानी की ही तो बहन है, हर सिस्टर है ना, दोनों बहनें हैं। एंड का यूज हो सकता है, लेकिन मैं अब यहाँ पर अगर बात बोलूं आपको, वेयर एज, हम क्यों लगा रहे हैं वेयर एज, उसको भी समझिए, वही तो चीज समझा रही हूँ, कि रानी ईमानदार है और रानी की बहन है वो बेईमान है, वो डिसऑनेस्ट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रानी तो ईमानदार है, जबकि उसकी बहन क्या है, बेईमान है। तो हम एंड, वो एंड लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर एंड भी लगा लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको सेंटेंस ऊपर दिया जाए और वहां एंड ना हो। अगर सपोज कभी ऑप्शन आपको इस तरीके से दे दें कि वहां एंड का जिक्र ना हो, बट का भी जिक्र ना हो, क्योंकि जब वो देंगे तो कॉमन सी चीज है, लेकिन हम बट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी बहन क्या है, बेईमान है, हम लगा सकते हैं। और उसकी बहन बेईमान है, ये इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। एंड ज्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा, एंड ज्यादातर हम जोड़ने के लिए कर देते हैं, अतिरिक्त तो और के लिए, तो एंड का प्रयोग ज्यादातर हम इसमें यूज नहीं कर सकते। बहुत अच्छा बन जाता अगर हम इसको बनाते हैं, बट भी जिसने लगाया है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। रानी इज ऑनेस्ट वेयर एज, वो भी लगा सकते हो, बट भी कोई दिक्कत नहीं है, वेयर एज हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। अगर इन केस कभी ऑप्शन में आपको बट ना दिया गया हो, तो वेयर एज का मीनिंग होता है जबकि, रानी तो ईमानदार है जबकि उसकी बहन क्या है, बेईमान है। और वाइल एक्चुअली हम टाइम ड्यूरेशन के लिए बोलते हैं, वाइल ज्यादातर हम बोलते हैं आई वॉज देयर व्हाइल आई वॉज डूइंग दैट, व्हाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क। जब को ज्यादा डिनोट करता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेयर एज लगा सकते हैं। कई जगह आप इसको जबकि भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें, तो जब हम ये काम कर रहे थे, व्हाइल आई वॉज डूइंग दिस वर्क ही एंटर्ड इन माई रूम, है ना। तो वाइल हम ज्यादातर समय, टाइम पीरियड के लिए यूज कर देते हैं। तो क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक और चीज लिखते हैं। अब आपको मैं देखती हूँ, आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग से देखती हूँ कितना यूज कर सकते हो, कैसे यूज करोगे। इट इज मिडनाइट
इट इज मिडनाइट, ठीक है, अच्छी बात है। यू शुड स्लीप, भाई अब आधी रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। कंपाउंड में बनाइए, ये सिंपल में है, इसको कंपाउंड में बनाइए। ये तो आसान है, जल्दी से बना दो इसको, सब लोग बनाइए। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में हौच पौच है। अच्छा, बहुत सही बनाया। इट इज मिडनाइट सो यू शुड स्लीप, बिल्कुल सही, सो का प्रयोग। आज बताते हैं हौच पौच किसको लग रहा है। एज इट इज मिडनाइट यू शुड स्लीप, ये भी सही है। एज इट इज मिडनाइट, जैसे कि अभी आधी रात हो गई है तो तुम्हें सो जाना चाहिए, तो हाँ ये दोनों सही है। एज इट इज मिडनाइट यू शुड स्लीप, ये भी ठीक है। जैसे कि भाई रात हो चुकी है, अब सो जाओ। और ये भी बन सकता है इसमें, इट इज मिडनाइट सो यू शुड स्लीप। अच्छा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हौच पौच हो रही है, किसको हो रही है? बबीशा चंद्रा को। अच्छा चलो, मैं अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, बताए? यस, जल्दी से बता दें, सब लोग बताएं, सबको समझ में आ गया कि नहीं? एज इट इज, जैसे कि एज इट इज इजी क्वेश्चन, जैसे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबको आ गया, ठीक है, सब लोग बताएं, सब लोग। अच्छा आशिका, आप देखिए, आपने क्लास ली नहीं है ना, तो आप इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। आपने इससे प्रीवियस क्लास नहीं देखी मुझे लगता है, प्रीवियस क्लास भी देखिए। ये एज इट इज, ये सब कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फ्राइडे की क्लास थी आई थिंक, फ्राइडे की क्लास थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सैटरडे की क्लास, सैटरडे तो हुई नहीं थी, फ्राइडे की क्लास है। यूट्यूब पर भी है, मैंने यूट्यूब पर क्लास यहीं से डाली है, वो टीचमेंट ऐप से ही डाली है। तो वो आप चाहे तो उसमें देख लो, चाहे आप ऐप के अंदर देख लो, ऐप के अंदर भी है वो क्लास, तो ऐप से ही डाली थी मैंने। क्लैरिफिकेशन नहीं है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो क्लैरिफाई करते हैं अभी। यहाँ तक देखो, अब मैं बताती हूँ, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हमने कहा बहुत सिंपल चीजें हैं। इसमें मैंने आपको एक लिखाया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको बीइंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक। दूसरा, इसमें हमने कहा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको बस पहचानना है ना कि सेंटेंस कौन सा, सिंपल की पहचान कैसे करोगे। फिर हमने कहा इसमें एक तरीका और है, हम इसमें क्या कर देते हैं, जब हम इसमें टू को हटा के टू का प्रयोग कर लेते हैं। जब हम टू का प्रयोग कर लेते हैं, जब हम टू को हटा के टू करते हैं, तो हमेशा कैन नॉट का प्रयोग लगता है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस को बताता है। इट इज टू हॉट टू गो देयर, तो दैट मीन्स इट इज सो हॉट टू, है ना, इट इज सो हॉट टू गो देयर, तो सो भी लग जाता है, ठीक। तो और हमने क्या पढ़ा, और हमने इसमें यही पढ़ा कि हमने इसमें ये भी देखा, जहां पर नाउन और एडजेक्टिव के रूप में ले लेते हैं, जब हमने हॉट कप टी कहा, तो पहचानने के लिए कि सिंपल सेंटेंस कौन से हैं, ये पहचान है। देखिए, ये हम कह सकते हैं ना, जैसे मैं कह दूं इट इज टू हैवी
टू लिफ्ट या टू कैरी। तो इसको क्या करोगे आप, बदलोगे कैसे? इट इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी कैरीड। तो सो लग गया और कैन नॉट लग गया, दैट जरूर लग गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन इसमें ज्यादा बन के नहीं आते, इससे क्वेश्चन कंपैरिजन वाले में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें नहीं कराया, क्योंकि अक्सर इसमें पूछे नहीं जाते, वो कंपैरिजन वाले में पूछे जाते हैं। जो कंपैरिजन वाला करते हैं ना, अब अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम डिग्रीज में करेंगे, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, वहां पढ़ेंगे हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से, वहां ज्यादा पूछा जाता है डिग्रीज में, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म थोड़ी ना हुआ है। ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस खत्म हो गए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब रही बात, आपने बोला भाई मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा चार्ट से थोड़ा सा समझा देते हैं। कंपाउंड में कुछ याद मत रखो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रखो। उनको पढ़ लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कुछ याद मत करो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रख लो। क्योंकि जब हम सिंपल से कंपाउंड बनाएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें कंजंक्शंस की ही जरूरत पड़ेगी, उन्हीं के बेसिस पे हमें करना पड़ता है। पहचान मैंने आपको बताई है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा कम से कम और एक वर्ब होगा जो फाइनाइट होगा, जो पूरी तरीके से क्लियर कर रहा होगा सेंटेंस की मीनिंग को, किसी हेल्पिंग डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे सेंटेंस में। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक सेंटेंस तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन जो दूसरा होगा, दूसरा भी प्रिंसिपल क्लॉज है लेकिन उसको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ठीक है, हाँ हाँ, इसके एमसीक्यूज कराएंगे, इसके प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बिल्कुल इस पे कराऊंगी मैं आपको। फिर आता है कॉम्प्लेक्स, जैसे हम कहते हैं, पहले हम कल वाला टेस्ट दे लें, क्योंकि वो है आपका जॉन किट्स, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो उसको पेंडिंग नहीं रखना है। वो जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टेस्ट मैं इसी पे दे दूंगी आपको। ठीक है, यही वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे ही दे देंगे, वो भी सेंटेंस वाले पे ही देंगे, क्योंकि वास्ट है ना, तो एक एक टुकड़ों में देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, फिर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज में हमने अक्सर देखा है कि इसमें सबऑर्डिनेट ज्यादातर सबऑर्डिनेट से शुरू होता है, उसके बाद ही सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। बट कभी ऐसा भी होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर वो शुरुआत जरूरी नहीं है सबऑर्डिनेट से ही की जाए, उसको बीच में भी हम कहीं ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो देख के पता चल जाता है जब हम सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए बताइए, अब बताइए कहाँ गए वो जिनको कंफ्यूजन हो रहा था। अब तो मैंने थोड़ा और आसान बता दिया आपको, डिफाइन करके कि तीनों में फर्क क्या है, तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस। ओके, इनमें अक्सर जो हम कंपाउंड पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, इनमें कंजंक्शंस का ही यूज है। और वो सिंपल को किस तरीके से, हाँ सिंपल की पहचान करना कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें किस कैसे कैसी पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे ये सिंपल सेंटेंस है, उसकी पहचान, ये सब चीजें फैक्टर्स आपको बताए हैं। ओके, ठीक है, ऐसे में अगर एक एक करके दूंगी कोई बात नहीं। अभी पेपर में देखते हैं इस बार, जो 2021 में नहीं है, मैं इसमें प्रैक्टिस सेट ही करा दूंगी ना, प्रैक्टिस सेट कर लो फिर ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा सही है, प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें इतना वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? चलो जाते जाते एक क्वेश्चन और कर दो, बाकी हम कल जॉन कीट्स के क्वेश्चंस करेंगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट आंसरिंग करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट अगर हो जाता है, वैसे कनेक्टिविटी में तो इतना टाइम लगता नहीं, बट कभी कभी हो जाता है, सर्वर डाउन होता है इसका, ऐप का, तो वो थोड़ा खुलने में टाइम लगता है, अदरवाइज हम आ जाते हैं उतनी टाइम पे। एक क्वेश्चन करो,
और इसको आप टिल और अंटिल के द्वारा करना, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, देन वी विल लीव। एक लिखिए आप, ठीक, मैं एक सेंटेंस दे लूं। She sang and sang. अभी रुक जाओ, मैं ऊपर दे दूंगी किस क्या चीज जोड़नी है आपने, ठीक है। She sang and sang his, सॉरी चलो she लिखा दिया तो कोई बात नहीं। Her throat, मतलब उसका की गला, ठीक है। Her throat became hoarse, became hoarse। hoarse का मतलब होता है गला खराब हो जाना, मोटी आवाज आ जाना। अब मैं बताती हूँ इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको क्या जोड़ना है। तो ये सिंपल सेंटेंस, जब ऐसे टुकड़े करके दे रही है ना, एक और एक, दो सेंटेंस दे रही है, तो अपने आप समझ जाओ वैसे भी ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसको आपने बदलना किससे है, टिल या फिर अनटिल। टिल भी लगा सकते हो या फिर अनटिल भी लगा सकते हो, इससे करना, ठीक है। शी sang, और इसको बदलना किसमें है, ऑब्वियस सी बात है। टिल अनटिल आपको पता ही किसमें आता है, कोऑर्डिनेट, दैट मींस कंपाउंड। चलिए इसको चेंज करिए जल्दी से। शी sang and sang, वो गाती रही गाती रही गाती रही बार बार। हर थ्रॉट के बिकेम होर्स, उसका गला भी थक गया, वो गला भारी हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, शी sang till her throat became hoarse, बिल्कुल। अच्छा, sang, sing, sang और sung, तीन फॉर्म हो गई वर्ब की, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं संग नहीं लगाएंगे, ये चीज मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। भाई उसने शी sang and sang, मतलब वो गाती रही और उसका गला खराब हो गया। वो कब तक गाती रही, अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक, है ना। तो जब तक कि उसका गला खराब नहीं हो गया, है ना। तो यहाँ पर सिंग के बाद इसकी पास्ट सैंग होगी, ठीक है ना, तो इसको सैंग करिएगा, बाकी तो ठीक है। तो बिल्कुल सही बनाया था, शी सैंग, ठीक है। तो ये सही है, शी सैंग टिल, या इसको हम अनटिल भी कहते हैं, ठीक है। शी सैंग टिल या फिर अनटिल हर थ्रॉट बिकेम हॉर्स, हर थ्रॉट बिकेम, ठीक है, होर्स। क्लियर है, हाँ ये सबने सही बनाया, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आता रहेगा आपको, ठीक है। बाकी और भी चलो बीच बीच में मैं वो क्वेश्चंस दूंगी तो आपको ज्यादा इसमें देखेंगे। चलो एक दिन इस पे क्वेश्चंस देंगे तो आपको समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करवाओगे ना। वो जो टू वाला मैं नेगेटिव वाला बोल रही हूँ, वो हम कंपैरिजन में करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारी ग्रामर की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी उसी में आएगा। तो एक्टिव पैसिव भी मुझे पता है बहुत से बच्चे तो नए हैं, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं होगा एक्टिव पैसिव, उसके भी रूल्स हैं। तो वो एक्टिव पैसिव मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी, जिनका हो गया वो रिविजन कर लीजिएगा। क्योंकि ग्रामर तो ऐसा नहीं है ना पढ़ा के फिर छोड़ दी तो आपको समझ में आ गई, ग्रामर तो ऐसा है कि जितना ज्यादा हो रिपीट होता रहे तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वो मैथ से सही आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, तो कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए ओके, तो देखते हैं, मैं वैसे एक दो दिन में ट्राई कर रही हूँ, हो सकता है कल या परसों से एक यूट्यूब पे भी एक क्लास का हम रेगुलर रखेंगे, एक क्लास यूट्यूब पे भी हमारी रेगुलर रहेगी, और वो क्लास रहेगी हमारी ग्रामर में, मतलब उसमें मैं आपको शायद एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने बोला है, क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि उसको और आसान बनाया जा सके आपको याद करने के लिए। पर जैसा भी होगा आप वो क्लास को भी कैरी ऑन करिएगा, दोनों क्लासेस साथ में लीजिए, या तो वो 3:30 से 4:30 लेनी पड़ेगी, या फिर 4 से 5, फिर 5 से 6 आपकी, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, या फिर 6:30 से 7:30, यही 3 टाइम अभी देखती हूँ। शाम का ही टाइम मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आ रही है
तो शाम का टाइम आई थिंक इट विल बी बेटर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम एक टाइम में आप लोगों को बता दूंगी, फिर उस टाइम पे आप लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि वहां भी आप में ऐप में तो देखिए, ऐप में तो मैं आप लोगों को तो पीडीएफ दे दूंगी ना मैं। यूट्यूब में भी देखिए कंटेंट डालना जरूरी है, चैनल चलाना भी जरूरी है। वो अगर कुछ भी नहीं डालेंगे उसमें तो फिर वो चैनल भी ग्रो कैसे करेगा, आप बताइए। ऐसे तो कोई ग्रो नहीं करेगा ना। ग्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसमें काम तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, नो इश्यू, वहां पर जो चलता जाएगा, है ना। तो इसलिए तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी, आप लोग को पीडीएफ दे देंगे क्लास। तो उसमें तो आपका क्या जाता है, आप इसमें 1 घंटे की क्लास इसमें लो, 1 घंटे की क्लास उसमें लो, आपकी तो एक दिन में 2 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, पूनम, कौन किससे पूछा था? चलिए, ओके। इंग्लिश मेंस की बुक्स, अब देखो बुक्स पे भी मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे ही बोलूँ, मैंने बहुत दिन से बोलना था। उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। अब आपको पीडीएफ दे दीजिए। अच्छा, पहले पीडीएफ दे दीजिए। हाँ, वो मैं यूट्यूब पे जो डालूंगी वो पीडीएफ आपको पहले दे दूंगी, मैं उतना मैं कर दूंगी। जो चीज मैं वहां एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को उसी दिन उसी समय सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बुक्स की प्रियंका मैं देखती हूँ यूट्यूब पे ही बताऊंगी, जैसे कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे कि और बच्चों को भी पता चल जाए। बहुत सारी बुक्स है जिसको जो पढ़नी है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बहुत सारी बुक्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए अलग है। फिर अगर मैं बोलूँ कुछ बुक्स हैं जैसे नैयर की हो गई, अरोरा की हो गई, रंजीत की भी काफी बुक्स हैं जो हर टर्म हर उस सेक्शन में उन्होंने डिवाइड करी भी है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जॉर्डन की भी आती है और डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की भी आती है। तो बात यह है कि आपको कौन सी भाषा ज्यादा समझ में आएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, आज तक कोई बुक नहीं बनी। आज तक आपको एक ही बुक में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जब जाएंगे मार्केट में भी जाएंगे तो कुछ ऑथर कुछ किताब, अब इंडियन ऑथर्स की तो बुक ही अलग है जो इंडियन ऑथर्स पे बनी हुई है। तो देयर इज अ डिवीजन, तो लॉट ऑफ बुक्स आर देयर। तो उन्हीं बुक्स को हमने मर्ज करके उन्हीं बुक से हम आपको नोट्स बना के और आपको उसी से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। और क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को अभी इन्होंने होल्ड पे रखा है, तो ये भी श्योर है कि पेपर जो बनेगा वो इतना आसान नहीं बनेगा। तो हमको इनकी पोयम्स, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो पोयम्स है, उनको और डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। जहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने सिलेबस में बदलाव होने की ज्यादा जरूरत तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि यही सिलेबस लेक्चरर का बहुत सालों से यही चल रहा है। तो सिलेबस में कहीं बदलाव एड ऑन हो जाएगा, दैट इज एन इश्यू। बाकी इससे ज्यादा तो वो हटाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो फिलहाल हमारे पास जो हम जिसको हम पढ़ रहे हैं, हम उसी को थोड़ा सा डेप्थ तक जाके पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने जो वर्जीनिया वुल्फ पढ़ाई, तो अब जैसे हम मिसेस डैलोवे पढ़ रहे थे तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा। लाइट हाउस के भी 3 पार्ट्स, 3 चीज है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम डिटेलिंग में चल देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सिनेरियो लग रहा है तो काफी अंदर तक हमको पढ़ना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। एक चीज और बता दूं, हम पढ़ेंगे वही जिन पे से क्वेश्चन बन के आते हैं और जिन पे पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, तो हर एंगल से। ठीक है, चलिए, ओके फाइन, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ठीक है, शाम को 5 PM पे मिलिएगा कल की क्लास में विथ जॉन किड्स। ठीक है, चलिए बाय।